नमस्ते अनुज जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार 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 प्रिया जी, नमस्कार सेठी साहब। अनुज जी। तो आज मार्केट जो है वो ऊपर रहा। निफ्टी जो है ऊपर क्लोज हुआ है, रिकॉर्ड पे रहा। और लगातार कई दिनों से बाजार ऊपर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कॉर्पोरेट न्यूज़, सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़। उसके बाद हम अनुज जी के साथ चर्चा करेंगे कमोडिटीज के बारे में और कैरी ट्रेड के बारे में। लिक्विडेशन की लहर के बीच क्रिप्टो करेंसी में गिरावट। बिटकॉइन 60,004 डॉलर से नीचे आया। टाटा मोटर्स अपने यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पैक चीन के ऑक्टेलियन पावर सिस्टम से खरीद सकती है। भारती एयरटेल विंक म्यूजिक एप्लीकेशन को बंद करके म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेस से बाहर निकलेगी। विप्रो ने एंटरप्राइज आईडी प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए डेल टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग बढ़ाया। भारत में तेजी से बढ़ता प्राथमिक बाजार महंगे शेयरों से फंड को दूर कर रहा है। चीनी ईवी कंपनी एक्सपिंग ने शेयर में उछाल देखा। 6 टेल लॉन्च कर रही है मास मार्केट कार। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया। वॉरेन बफेट ने बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के अतिरिक्त $982 मिलियन शेयर बेचे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की नजर भारत के आईपीओ पर। 2030 तक $75 बिलियन राजस्व का लक्ष्य। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज़। बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। अनुज जी, आप बताइए कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपसे सवाल करते हैं। आप बताइए कि करंटली गोल्ड प्राइस जो है वो ऊपर देख रहे हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स के प्राइसेस ऊपर हैं। देखिए, हमने अभी देखा कि गोल्ड के प्राइसेस ने अपना नया लाइफ टाइम हाई इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट किया, करीबन $2531 का पर आउंस था। हालांकि हमने देखा था कि एमसीएक्स में भी बजट से पहले गोल्ड ने अपना हाई टेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 74,000 के ऊपर गया था। बट बजट के बाद कस्टम ड्यूटी कट होने के बाद हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में भावों में गिरावट रही। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने तेजी का ट्रेंड देखा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ कारण जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। जैसे कि यूएस की अभी हमने देखा था जो जैक्सन होल सिंपोजियम मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ क्लियरेंस आता हुआ दिखाई दिया कि शायद सितंबर से फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट कट करता हुआ दिखाई देगा। जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि यूएस डॉलर अपने एक साल के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है, बॉन्ड यील्ड एक साल के निचले स्तर पे ट्रेड कर रही है, उसकी हम्म। वजह से एक गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो जी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, जो पॉलिटिकल और साथ में जो यूएस के अंदर इलेक्शंस को लेके एक कंसर्न बना है। हमने देखा था कुछ दिन पहले जो एक पॉलिटिकल स्टांस भी हुआ था, जहां पर जो एक पॉलिटिकल अनबैलेंस हो गया था यूएस के अंदर, उसकी वजह से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था। तो अभी हम देखें तो अनस्टेबिलिटी की वजह से गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, और गोल्ड के प्राइसेस हमने देखा कि लाइफ टाइम हाई पर अगेन आते हुए दिखाई दिए। जी। हम काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी देख रहे हैं, तो इसका क्या असर होता है गोल्ड प्राइसेस पर। देखिए, गोल्ड को हम एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, इसको हम ग्लोबल करेंसी भी बोलते हैं। तो गोल्ड एक करेंसी के तौर पर भी है, और ये करेंसी है जो कि हेज अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करती है, या फिर हम्म। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए हम इसको सेफ हेवन एसेट भी बोलते हैं। तो जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी अनस्टेबिलिटी होती है, कोई भी इकोनॉमिक्स बैरियर्स होते हैं या वायलेंस होता है, तो गोल्ड वहां पे रोल प्ले करता है। हालांकि हम्म। यहाँ पर हम देखें तो क्रूड भी ऐसी कमोडिटी है, मगर क्रूड को कैरी करना इजी नहीं होता, इसलिए हम गोल्ड को एज ए ग्लोबल करेंसी मानते हैं। और ग्लोबल करेंसी के तौर पर ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी होता है, और हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी भी होता है। तो हमने देखा है कि जब जब हमने अनसर्टेनिटी आती हुई देखी, जब जब जियो पॉलिटिकल टेंशन रही, या फिर जब भी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को अपने ऐड किया, क्योंकि गोल्ड एक डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें बोलते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, डाइवर्सिफाई करें। बेशक आप 10 या 20% ऐड करें, मगर ऐड जरूर करना चाहिए। तो अगर हम सभी कारणों को देखें तो जब भी डिमांड बढ़ती है गोल्ड की, तो फिर गोल्ड के भावों में तेजी आती हुई दिख रही है, जिसमें हम जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं कि काफी सालों से चल रहा है। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर देखा, फिर इसराइल हमास वॉर जो अभी भी चल रहा है, और उसके साथ हमने यूएस के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस भी देखा।
तो जितने भी अनसर्टेनिटी का माहौल था तो गोल्ड का प्राइस ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। जी। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है यूएस डॉलर, तो इसका असर क्या होगा गोल्ड प्राइसेस पर? देखिए, गोल्ड और डॉलर दोनों विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। अगर गोल्ड का डॉलर का प्राइस नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और जब डॉलर का प्राइस ऊपर आता है तो गोल्ड नीचे आता है। हालांकि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट पहलू भी है, मगर अगर हम गोल्ड और डॉलर की बात करें तो एक इनवर्स हमने कोरिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप हमने देखी है। क्योंकि जो डॉलर है वो भी पूरा ग्लोबल के अंदर अवेलेबल है, डोमिनेंट है, और गोल्ड जो है वो भी डोमिनेंट है। तो जब भी डॉलर में वीकनेस आती है तो सारा जो इन्वेस्टमेंट होता है फंड हाउसेस का, हेज फंड्स का, वो गोल्ड में शिफ्ट हो जाता है। और जब डॉलर में तेजी आती है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड से निकलकर डॉलर में शिफ्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भी डॉलर में तेजी या मंदी आती है तो गोल्ड पे इम्पैक्ट होता है। तो अगर आगे यूएस इंटरेस्ट रेट कट करता है तो हो सकता है कि एक नेगेटिव प्रेशर आपको डॉलर में आता हुआ दिखाई दे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स एक साल के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो हो सकता है कि उसके भी नीचे डीप करेक्शंस आ सकते हैं, तो गोल्ड को वहां पे सपोर्ट मिलेगा। बट हाँ, अगर इन द मेन टाइम कोई डेवलपमेंट होती है और डॉलर में अगर तेजी आना स्टार्ट होती है तो फिर हम गोल्ड की तेजी में ब्रेक लगता हुआ देखेंगे। जी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। जैसे कि हम देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा जरिया है, जिसमें हम देखते हैं कि करीबन 8 साल की 7 से 8 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है जो कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें गोल्ड की तो हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहा है। अब अगर हम देखें तो पहले खाली एक फिजिकल फॉर्म था, बट अब वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ऐड हो गए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक आरबीआई का बॉन्ड है। उसके साथ साथ हम देखें तो गोल्ड की ईटीएफ्स भी अब मार्केट में आ गए हैं, सिल्वर के ईटीएफ भी मार्केट में आ गए हैं, तो ईटीएफ के थ्रू भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम गोल्ड को अब डीमैट अकाउंट में भी होल्ड कर सकते हैं। पहले गोल्ड सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में ऐड में कैरी होता था, बट अब डीमैट अकाउंट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमसीएक्स के थ्रू, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो जिस तरीके से हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसी के थ्रू हम एमसीएक्स के थ्रू भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। तो अब ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के, ट्रेडिंग करने के, और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें लगता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन जहां पर आप बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, किसी को डेरिवेटिव ट्रेड करना है या ऑप्शंस फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो एमसीएक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। जी। सिल्वर के बारे में बताइए कि करंटली सिल्वर प्राइस कहाँ पर है, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑन, व्हाट इज योर टेक ऑन सिल्वर? देखिए, सिल्वर में अगर बात करें तो सिल्वर हालांकि पार्ट है बुलियंस का, मगर कहीं ना कहीं ये बेस मेटल से भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल ऑल्सो। तो हमने देखा कि रिसेंटली क्योंकि सिल्वर के भाव भी हमने देखे थे 95,000 तक गए थे, लाइफ टाइम हाई तक गए थे। उसके बाद वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, जो हमने बजट में जैसे ही अनाउंस हुआ इम्पोर्ट ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी कट होने का, तो हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में गिरावट देखी थी। मगर एज सिल्वर इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल, तो हम देखते हैं कि सिल्वर के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड का भी काफी यूसेज रहता है। अब हम देख रहे हैं कि सिल्वर आपके हर सेगमेंट में यूज होता है, चाहे मेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे आपके मोबाइल फोन्स हो, चाहे इवन खाने में भी हम चांदी को यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वो काफी इंक्रीज हुआ है। और हम देख रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस भी थोड़े से पॉजिटिविटी में ट्रेड कर रहे हैं। मगर फिलहाल अभी हम देखें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, कोई ज्यादा तेजी मंदी नहीं है, क्योंकि बेस मेटल के प्राइसेस में हमने करेक्शन देखा। तो अगर बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल में एक सपोर्ट आता है, क्योंकि हम अगर बात करें इंडस्ट्रियल मेटल का सबसे बड़ा यूजर चाइना है, और चाइना में देखें तो फिलहाल अभी उतनी बड़ी एक्टिविटीज नहीं दिख रही इंडस्ट्रियल मेटल को लेके, जिसकी वजह से कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर में या फिर जितने भी अदर बेस मेटल है सब में एक स्टेगनेंट सा मूवमेंट देखा गया है, कुछ ज्यादा तेजी बड़ी मंदी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस फिलहाल अभी इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली एक रेंज में अटका हुआ है। अगर हम बात करें इंटरनेशनली तो करीबन 29 से $30 के बीच चांदी का भाव ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनली। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो वहां पे 84,000 से लेकर 85,000 के आसपास के रेट ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ये अभी भी ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो 12 से 13% का रिटर्न चांदी में आता हुआ दिखाई दिया है। और हमें लग रहा है कि आगे भी चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि लग रहा है कि चाइना की वजह से
इंडस्ट्रियल डिमांड जो है बेस मेटल की बढ़ सकती है। जी। तो सिल्वर भी अब एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्ट चांदी की तरफ भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। ऑयल प्राइसेस को लेकर बताइए कि करंट सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स क्या है। देखिए, अभी जो फिलहाल क्रूड में चल देख रहे हैं हम कि WTI करीबन $73 के आसपास चल रहा है, ब्रेंट करीबन $78 के आसपास है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है इसराइल हमास का वॉर, जो कि हमने देखा है कि वो अभी भी चल रहा है, और हमने रिसेंटली भी वहां पर बॉम्बार्डिंग होती हुई देखी, जिसकी वजह से एक जियो पॉलिटिकल टेंशन राइज होती हुई दिखाई दी है। हम्म। उसकी वजह से हमने देखा कि भावों में एक सपोर्ट रहा है। हमें लगता है कि प्राइजेज, हालांकि अगर आप देखेंगे तो यूएस की जो सप्लाईज है वो इंक्रीज हुई है, यूएस के अंदर डिमांड कम हुई है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने की वजह से क्रूड व्हीकल्स की डिमांड कम देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि डिमांड साइड कमजोर है, क्योंकि चाइना ने भी यहाँ पर बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया है, चाइना की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं है। हमें हम्म। लगता है कि फिलहाल डिमांड साइड जो साइड है वो थोड़ी वीकनेस रहेगी, हालांकि सप्लाईज बढ़ती हुई दिखाई नहीं, जिसकी वजह से हमने देखा भावों में गिरावट रही है। फिलहाल हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डिमांड का फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिमांड अभी क्रूड में नहीं देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आगे चलकर क्रूड के भावों में आपको एक मिला जुला कारोबार या फिर एक गिरावट देखी जा सकती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $70 तक के लेवल WTI में देखने को मिल सकते हैं। जी। सेठी सर, आपके कोई सवाल है कमोडिटीज को लेकर? देन वी कैन मूव ऑन टू कैरी ट्रेड। नहीं, सिल्वर भी तो हो गए हैं, रेट पे बात करते हैं। जी सर। तो कैरी ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। अनुज जी, कैरी ट्रेड जो है ये एक अलग तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो मनी बोरो करते हैं ना करेंसी विद लो इंटरेस्ट रेट, और फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं दूसरी करेंसी में। तो इसके बारे में आप बताइए कि कैरी ट्रेड क्या है, आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, कैरी ट्रेड नजर में आया जब जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट 0 से 20.25% के, इवन जापान के अंदर हमने माइनस में भी देखे थे। तो -0.1 इंटरेस्ट रेट था जापान में, फिर वो इंक्रीज होकर 0.25 हुआ। तो ये उसकी बात से हमने देखा कि कैरी ट्रेड काफी लाइमलाइट में आया। हालांकि कैरी ट्रेड इज अ ओल्ड स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रेड, जिसमें हम लोअर इंटरेस्ट रेट में परचेज करते हैं और उसको हम्म। हाईयर इंटरेस्ट रेट पे लगा देते हैं। तो जी। हमने ये देखा कि ये लाइमलाइट में आया जापान के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, और हमने देखा उसके बाद जापान के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। तो कैरी ट्रेड बेसिकली एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लोग ट्रेड लेते हैं। जनरली ट्रेड ये करेंसीज में होते हैं, या फिर लोग हम्म। बोरो करते हैं मनी, लोअर इंटरेस्ट रेट वाली जो इकोनॉमी होती है वहां से बोरो करते हैं। जैसे जापान है जहाँ पर माइनस में इंटरेस्ट रेट है, तो वहां पे लोगों ने मनी को बोरो किया और हम्म। उसको फिर आपको डॉलर में लगा दिया। ये इवन उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, जहां पर आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपने माइनस में अमाउंट बोरो किया और उसको हमने जाके 7-8% पे रिटर्न पे लगा दिया। तो वहां जी। पर अल्टीमेटली लोगों को दिखता है कि एक अच्छा खासा 6-7% का रिटर्न जो है एक सीमित टाइम में उनको मिल जाता है। तो दैट इज अ कैरी ट्रेड, जहां पर लोअर यील्ड के प्रोडक्ट को उठा के हायर यील्ड में लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जी। तो इससे रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं? देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें रिस्क ये है कि अगर लोअर जो यील्ड इंटरेस्ट रेट है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो जो एक डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट का, वो कम हो जाता है। और सडनली, हम्म। क्योंकि इसमें बड़े ट्रेड्स होते हैं, इकोनॉमिकल ट्रेड्स होते हैं, तो वहां पर जाकर फिर वो इकोनॉमी का एक रिस्क क्रिएट हो जाता है, जो कि हमने जापान में देखा, जिसकी वजह से उसकी वहां की मार्केट में एक सेल ऑफ आते हुए दिखाई दिया। हम्म। जैसे ही जापान ने 0.25 इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो तुरंत वहां की स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो एक ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्रंच हो जाता है कि कई बार इकोनॉमी उसकी वजह से शटडाउन भी हो जाती है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बिगर इकोनॉमिकल रिस्क। तो हम्म। जनरली ये उसी कंट्री में रहता है या फिर उसी इकोनॉमी में सिद्ध होता है जहां पर एक लोअर रेट पर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल हो, और लोग वहां से हम्म। पैसा उठाकर बोरो करके हायर कैरी में लगाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बीच का, दैट इज बेसिकली द रिस्क। जी। अब सेठी सर, आपके सवाल। मेरा सवाल है इसके बारे में कि कैरी ट्रेड की सक्सेस किस बात पर निर्भर करती है? देखिए, कैरी ट्रेड की सक्सेस करती है इकोनॉमी के जो डिसीजंस होते हैं इंटरेस्ट रेट को लेके, उस पर डिपेंड होती है। जो इंटरेस्ट रेट, अगर आप जैसे अगर हम यूएस की बात करें, देखिए यूएस में हमने एक एग्जांपल देखा था कि कुछ बैंक्स डिफॉल्ट हुए थे।
यूएस के अंदर भी इंटरेस्ट रेट जो थे वो करीबन 1% के आसपास चल रहा था, बट सडनली इन्होंने इतना स्पीड से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जो कि इंटरेस्ट रेट आपका 5.25 तक पहुंच गया। तो यहाँ पर आप देखिए, जिन बैंक्स ने 1% पर इंटरेस्ट रेट उठाकर लैंड किया था अमाउंट, अब उनका इंटरेस्ट रेट हो गया 5%। तो 5% का जो डिफरेंस है, ये अगर कोई नहीं पे कर पाता, दैट इज बी अ सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट। तो हमने देखा उसकी वजह से काफी बैंक यूएस के अंदर डिफॉल्ट हुए। तो ये जो डिसीजन है, ये इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट मार्केट को देखकर डिसीजन बनाते हैं, उन पे डिपेंड होता है कि इंटरेस्ट रेट लोअर है या हायर। जैसे हमने जापान में देखा, इंटरेस्ट रेट को उन्होंने इंक्रीज किया, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते ही वहां पर मार्केट में सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। कैरी ट्रेड में रिस्क कौन कौन से हैं, उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? देखिए, कैरी ट्रेड में जो रिस्क है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, करेंसी का रिस्क है, करेंसी के जो इंटरेस्ट रेट है उसका रिस्क है। जो कैरी ट्रेड है उसमें जो रिस्क को मैनेज करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस जिस भी करेंसी में हम ट्रेड ले रहे हैं या फिर जिस भी हम डिफरेंस में हम ट्रेड ले रहे हैं, उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, उसको जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पर काम आती है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो हेजिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं वो यहाँ पे लोग यूज करते हैं कि अगर आपने एक करेंसी में ट्रेड लिया है, अगर वो उसका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम उसको दूसरी करेंसी में शिफ्ट कर सकते हैं। उतना फास्ट मूवमेंट उसमें होता है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है यहाँ पर काफी हाई रिस्क रहता है, बट हाँ, यहाँ पर इसको मिटिगेट भी किया जा सकता है पोजीशन को हेज करके। अभी ताजा समय में अभी कुछ समय पहले कोई ऐसे सौदे हुए हैं, डील हुई हैं जो उनको सक्सेसफुल कहा जा सके और उनके बारे में आप रेफरेंस दे सकें? देखिए, जापान में हुआ था, जापान में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ था 0 से माइनस से 0.25, और जापान में उसका स्टॉक मार्केट करेक्ट हुआ था। तो कैरी ट्रेड जो है वो सबसे बड़ा वहीं पर ही मुद्दा था। हमने देखा था कि अगर आप देखेंगे तो जापान में लोगों ने -0.1% पे मनी बोरो किया और उसके बाद उसको इंडिया में लगाया, या फिर उसको उन्होंने यूएस में लगाया, या और कंट्रीज में लगाया। तो उसके बाद जैसे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वहां पर एक कैरी ट्रेड का इशू क्रिएट हो गया। तो जो डिफरेंस था वो कम होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां पर लिक्विडिटी का इशू आया। तो बेसिकली कैरी ट्रेड की वजह से कई बार हम लिक्विडिटी का इशू देखते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। और ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, कैसे इसको, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि किसकी? हाउ डू जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अफेक्ट कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजीज? जो स्ट्रेटेजी देखिए, बनाते हैं कैरी ट्रेड की, उसको अफेक्ट होता है, चेंज करना पड़ता है बार बार। जी बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि जैसे हम रशिया यूक्रेन की अगर वॉर की बात करते हैं, अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर कोई वॉर सिचुएशन होती है या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, तो वहां पर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत होती है। इंटरेस्ट रेट वहां पर बहुत जल्दी से फ्लक्चुएट होते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इकोनॉमी से निकलना स्टार्ट हो। जैसे अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन में जब वॉर छिड़ा था, तो यूक्रेन से बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर हो गया था, यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की इकोनॉमी अनस्टेबलाइज हो जाती है। तो जनरली ये बिल्कुल एकदम लाइव ट्रेड्स होते हैं, लाइव स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसको पल पर इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर रिव्यू किया जाता है। अगर जरा सा भी कुछ इशू लगता है, तो वहां पर वो स्ट्रेटेजी बहुत स्पीड से चेंज की जाती है, या फिर ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, जैसे मैंने बोला कि हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, जहां पर कि तुरंत उनको स्विच किया जाए। तो इसलिए कैरी ट्रेड बेसिकली इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। और अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट जो ट्रेडिंग है, दैट इज द बिगेस्ट इवन द अदर ट्रेडिंग सिस्टम। तो अगर इंटरेस्ट रेट में जरा सा ही फ्लक्चुएशन होता है, तो कैरी ट्रेड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत स्पीड से स्विच करना पड़ता है। तो कैरी ट्रेड में इसका लीवरेज का क्या रोल है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज? क्योंकि लीवरेज ज्यादा है तो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। देखिए, लीवरेज की अगर बात